नमस्कार, मैं वैद्य मनोज देशपांडे कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय से आपके साथ कुछ अलग एक हटके विषय लेके आया हूँ। तो आज का विषय है जिसको आयुर्वेद में शिरशूल बोलते हैं, हेडेक करके हम बोलते हैं। तो इसमें से एक माइग्रेन नाम का एक उसका उपप्रकार है हेडेक का। इसके ऊपर आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो आज की जो ये व्याधि है, हेडेक है, जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की ही देन है मानव जाति को, ऐसा अगर हम कहते हैं तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह विषय चयन करने का कारण मैं बताता हूँ। वो एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो शुरू के 2-3 साल में ही मेरे पास एक दिन एक 15 साल की एक लड़की आ गई कि जो लास्ट 5 ईयर से 5 साल से लगातार ऑन डेली बेसिस उसको हेडेक हो रहा था। बहुत सारे चिकित्सक हो गए, इन्वेस्टिगेशंस हो गए, दवाई हो गई, बहुत सिंसियर लड़की थी, मगर उसको कोई भी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं मिल रहा था। और वो एक देहाती गांव से थी, उसके पिताजी सरपंच थे उस गांव के। वो बड़ी आशा लेकर आए थे, फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट ले ली और विद इन 3 वीक्स वो लड़की को पूरे सिम्टम्स उसके ठीक हो गए। तो वो सरपंच जी इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे गांव में से एक जीप या गाड़ी भर के 12 पेशेंट वो अगली विजिट को मेरे क्लिनिक में लेकर आया। वन बाय वन हेडेक का ही पेशेंट। कोई पेशेंट का हेडेक है साइनस से, कोई पेशेंट का है ब्लड प्रेशर से, कोई का है एसिडिटी, कोई कॉन्स्टिपेशन का, कोई स्ट्रेस का, कोई इंसोम्निया का, ऐसे अनेक विध कारण से, मगर तकरार हर पेशेंट की थी, वो हेडेक थी। तो उस दिन मेरा मानो बहुत ही हेडेक का अच्छी तरह से अभ्यास हो गया और मुझको इस विषय में काफ़ी रुचि पैदा हो गई। तो चलो हम शुरू करते हैं हेडेक के बारे में। तो मैंने बताया कि हेडेक के काफ़ी सारे प्रकार हैं, जैसे टेंशन हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, मगर जो आज हम ले रहे हैं, मैंने बताया कि माइग्रेन हेडेक वो बहुत कॉमन है और ये बहुत सीवियर रहता है। मगर हमको नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन हेडेक में जो फ़र्क है वो पहले समझना ज़रूरी है। ये रेगुलर हेडेक है, वो बस हेडेक करके ही प्रेजेंटेशन उसका होता है, मगर माइग्रेन में अपार्ट फ्रॉम हेडेक देयर आर वेरियस सिम्टम्स लाइक डाइजेशन अपसेट होता है, एसिडिटी होती है, जी मचलना, नौशिया, वोमिटिंग, और यहाँ आईब्रोज के ऊपर एक साइड में ज़्यादा करके वो कॉन्सेंट्रेट बहुत पियर्सिंग किस्म का पेन रहता है, बहुत असहनीय पेन रहता है। औरतों में ये माइग्रेन ज़्यादा देखा जाता है। और जैसे कि लोहे के डंडे से कोई सर पे पीट रहा है, ऐसे पेशेंट उसको एक्सप्लेन करता है। और काफ़ी बार उसका ऑरा यानी पूर्व सूचना रुग्ण को कुछ समय पहले मिलती है कि मुझको आगे जाके हेडेक होने वाला है। तो इस हिसाब से हेडेक से अलग कुछ साइन सिम्टम्स इसमें ज़रूर देखे जाते हैं। 4 घंटे से लेके 3-3 दिन तक लगातार ये हेडेक चालू रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि स्काल्प में जो सप्लाई करने वाली, ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ है, उसमें अगर स्पैज़म आता है, सिकुड़न पैदा हो जाती है, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होने के कारण ज़्यादातर ये माइग्रेन हेडेक हमको दिखता है। इसमें आधुनिक उपचार क्या है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मगर एक चेतावनी तो ज़रूर देता हूँ कि लगातार हेडेक जिनको होता है उनको पेन किलर लेने की, ओवर द काउंटर मेडिसिन मन से ही खाने की आदत लग जाती है और उससे आपके गुर्दे या आपके लीवर पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ये आप बात समझ लीजिए। अब आयुर्वेद दृष्टिकोण से हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन सूर्यावर्त है, अर्धावभेदक है, शिरशूल, शिरोसंताप करके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद में शिरशूल के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। तो इसके कारण मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद हेतु निश्चिति के ऊपर ज़्यादा भर देता है। तो हम उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि 3 तरह के कॉजेटिव फैक्टर्स या हेतु यहाँ दिखने को मिलते हैं और उसके हेतु अनुसार यहाँ संप्राप्ति पैथोलॉजी हम लिखते हैं और उसके स्वरूप ट्रीटमेंट हो जाती है। इसलिए हेतु निश्चिति की कौन से कारण से ये हेडेक हो गया है, ये जानना वैद्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर हेडेक के पेशेंट को हम बताते हैं कि आप डायरी नोट डाउन करिए, जो भी है सिम्टम किससे कारण ट्रिगर हुआ है, कब हुआ है, दिन के कौन से टाइम में हुआ है, ये सब छोटे छोटे पॉइंटर्स जो रहते
हैं वो डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो वात दोष वृद्धिजन्य जो कारण है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पहला सबसे है कि निद्रा भ्रंश, निद्रा ठीक तरह से नहीं होना। ये तो आजकल के मानो 10% लोगों को तो क्वालिटी नींद मिलती ही नहीं है, ये हम जरूर कह सकते हैं। या फिर सर में कभी ट्रोमा हुआ हो, आघात हुआ हो, तो इसके कारण भी वात दोष बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों में भी वात दोष की वृद्धि हो जाती है। या फिर खास करके मेनोपॉजल एज, जहां हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होने की आशंका होती है, तो उस टाइम होने वाले जो बदलाव है उससे वात दोष वृद्धि होती है। उससे कारण जो होने वाला जो है वात दोष वृद्धिजन्य शिरशूल, ऐसा हम उसके बारे में निदान करते हैं। या फिर स्ट्रेस टेंशन से जो बढ़ता है जिससे भी वात दोष बढ़ता है, और वो भी वात दोष के कारण के कैटेगरी में जाता है। या खास करके माइग्रेन में जोर जोर की जो आवाज़ रहती है, वो आवाज़ के कारण होने वाला जो माइग्रेन है वो भी वात दोष के अंतर्गत जाता है और ट्रीटमेंट उस तरह से करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार हमने निदान पक्का किया, हेतु पक्के किए, तो बाद में हम दोष पक्का कर सकते हैं। और हर एक दोष का, यानी वात दोष का, पित्त दोष का, कफ दोष का जो चिकित्सा उपचार है वो अलग अलग है, दवाइयाँ अलग अलग है। तो ये हमको डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट पे उपयोगी होता है। तो आगे क्या है, पित्त दोष। पित्त दोष जो है वो आम्ल पित्त के कारण, ज़्यादा करके एसिडिटी की जिनकी टेंडेंसी है उनमें पित्त दोष ज़्यादा बढ़ता है और उसका परिणाम सर दर्द बढ़ने में होता है। या बे टाइम खाना पीना, आजकल का तो जो बॉडी क्लॉक है वो काफ़ी लोगों का डिस्टर्ब हुआ है। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, लंच का नहीं है, डिनर का नहीं है, तो इसके कारण भी एसिडिटी बढ़ती है, पित्त दोष बढ़ता है। या फिर सन एक्सपोजर, ये बहुत लोगों में कॉमन कारण दिखता है कि सन एक्सपोजर होता है ज़्यादा टाइम तो उनको पित्त दोष बढ़ता है और सर दर्द होता है। मद्यपान, ये भी कारण है, ज़्यादा स्पाइसी आइटम, फूड आइटम खाने में आता है तो इससे पित्त दोष बढ़ता है और फिर उसका रूपांतर सर दर्द में होता है। अब लेते हैं कफ दोष। कफ दोष किन में दिखता है, जिनको साइनसाइटिस है, क्रॉनिक कोल्ड हुआ, तो लास्ट की वीडियो में मैंने बताया है कि क्रॉनिक कोल्ड अगर होता है तो यहाँ के जो साइनस रहते हैं वो साइनस में कफ जम जाता है और फिर उसका कफज शिरशूल में उसका रूपांतर होता है। या ज्वर की अवस्था होती है, या फिर शीत पदार्थ, रेफ्रिजरेटेड फूड बार बार खाने की आदत रहती है, उनमें भी कफ दोष बढ़ता है और फिर कफ दोष वृद्धिजन्य शिरशूल होता है। तो औषधियाँ क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ कि औषधि के नाम भी मैं बताता हूँ कि पथ्यादि काढ़ा है, शिरशूलादि वज्र रस है, सुवर्ण सूच्यकर है, मौक्तिक कामदुदा है, बहुत सारी ये दवाइयाँ हैं। मगर इन दवाइयों का हमको कोई ऐसा सिम्टोमेटिक करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर क्रॉनिक है तो उसको सब ये हेतु निश्चित करके ही उस अनुसार द्रव्य की उपयोजना करना जरूरी रहता है। तो इसलिए इन दवाई का वैसे कुछ सिम्टोमेटिक से ज़्यादा हमको उपयोग नहीं है। जिनमें तीव्र बद्धकोष्ठता होती है, पंचकर्म ये भी एक आयुर्वेद का प्रमुख अंग है, तो जिनको तीव्र बद्धकोष्ठता है, बहुत दिन से है, कि जिनको दवा दे के भी पेट साफ नहीं हो रहा, इससे भी एक जुड़ के एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे यहाँ एक 50 ईयर्स की एक लेडी थी, बहुत सालों से हेडेक की कंप्लेंट उसको ऑन एंड ऑफ ऐसी चलती रहती थी, माइग्रेन हेडेक। तो उसको हमने ट्रीटमेंट शुरू में दी, उसको बद्धकोष्ठता जो है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सेटिस्फैक्टरी कम नहीं हुआ। फिर हमको बस्ती ट्रीटमेंट की और जैसे ही फर्स्ट सिटिंग उसका हुआ, वो बस्ती ट्रीटमेंट कंप्लीट करके मेरे केबिन में आ गई, तो वो जो बोली कि अभी भी मुझको थोड़ी हंसी आती है कि डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया, दर्द कहा और दवा कहाँ आपने दे दी। तो ऐसा ही आयुर्वेद में होता है कि दिखता है सिम्टम दूसरी जगह, मगर ट्रीटमेंट आयुर्वेद की जो होती है ज़्यादा महास्रोतस पर रहती है। तो इसलिए हम मज़े से ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बीमारी फ्री करते करते दूसरी बीमारी हम फ्री में आपके ठीक करके देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो विचार है वो होलिस्टिक रहता है कि सर में दर्द है तो इसका मतलब सिर्फ ईएनटी या सिर्फ न्यूरोलॉजी यहाँ तक सीमित विचार आयुर्वेद का नहीं रहता। उसको कारणीभूत होने वाले जो भी फैक्टर्स है उसका पूरा आयुर्वेद वैद्य हमेशा विचार करके ही ट्रीटमेंट देता है। पित्तज विकार या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो सर दर्द होता है, वहाँ पर विरेचन और एकदम प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट अच्छी कौन सी है, इफेक्टिव, तो रक्त मोक्षण जैसे ही हम करते हैं, शरीर से 100-150 ml खून शरीर के
के बाहर निकल जाता है तो तुरंत वात शमन होता है, वो यानी कि जो भी प्रेशर है वो कम होता है और इसके कारण होने वाला जो हेडेक है वो कम होता है। मानसिक कारण, तो सभी हेडेक में मानसिक कारण दिखता ही है, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दातार शास्त्री जो हमारे गुरु जी है, उन्होंने बुद्धि इंद्रिय करके अलग एक प्रकरण लिखा है कि बुद्धि इंद्रिय की चिकित्सा करना, क्योंकि आजकल के काफ़ी सारे डिसीज़ है वो साइकोसोमैटिक है, कि जिसका मन में जो दोष पैदा होते हैं उसका परिणाम शरीर पर होता है। इसलिए मन की चिकित्सा, बुद्धि की चिकित्सा करना ये अहम बात होती है। तो क्यों होता है ये? स्ट्रेस के कारण बहुत सारे जो नकारात्मक हार्मोन हैं वो शरीर में, ब्रेन में पैदा हो जाते हैं और उसके कारण हेडेक बढ़ता है। तो जब भी कोई भी आप देख लीजिए कि जो स्ट्रेसफुल आदमी है उसका पोस्चर जो है वो ऐसा रहेगा, उसके कंधे ऐसे नीचे ड्रॉप रहेंगे, गर्दन की, अपर बैक की जो स्नायु है, मसल्स है, वो हमेशा उसके स्पैज़म में रहते हैं और इसका परिणाम अपने आप स्काल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, वहाँ की जो मसल है वहाँ में भी अकड़न पैदा हो जाती है। तो ये स्ट्रेस के कारण होता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में उसका व्यवसाय क्या है, उसके अनुरूप चिकित्सा करने की योजना है। तो वो ट्रीटमेंट सबसे अहम होती है, वो करना ज़रूरी रहता है। अब कुछ घरेलू उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मगर एक मैं आपको बात बताता हूँ कि घरेलू उपाय ये कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर हो सकते हैं, मगर जो भी बीमारियाँ क्रॉनिक होती है, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है, उसको पूरी ही आयुर्वेदिक परिभाषा से उसका संपूर्ण परीक्षण करके ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए। मगर कुछ घरेलू उपाय है वो जरूर आपको राहत देने में सक्षम है, जैसे कि लेप चिकित्सा है। लेप में हम क्या करते हैं, जायपत्री करके एक वनस्पति है और उसमें कपूर जो है, भीमसेनी कपूर हम बोलते हैं, ये सादा जो जलाने वाला पूजा में हम कर्पूर बोलते हैं, वो सिंथेटिक रहता है। ये दवाई वाला कपूर है, ये एक वनस्पति का गोंद है यानी निर्यास है। ये असली जो भीमसेनी कपूर है वो, और जायपत्री, ये घी में अगर हम पीस के उसका लेप लगाते हैं तो तुरंत में हेडेक में हमको फ़र्क दिखता है। और ये जो वनस्पति मैंने बताया कि जटामांसी वनस्पति है, मानस व्याधि की ये सबसे, हिमालय की वादियों में ये मिलने वाली बहुत ही प्रभावी वनस्पति है। इसका हम फांट यानी एक अलग किस्म का डिकॉक्शन आप बोल सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं ये मानस व्याधि कम करने के लिए। दूसरा एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है, वो है नस्य चिकित्सा, नासा ही शिरोसोद्वारम, ऐसे है आयुर्वेद में बताया है कि जो भी शिरो भाग में जो दोष है वो कम करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए नासा द्वार, ये एक बड़ा भेषज मार्ग आयुर्वेद में बताया है। तो इसके लिए क्या है, ये असली केसर जो बोलते हैं, सैफरन, वो आपको प्योर घी में, गोघृत में वो सिद्ध करना है। उसको गोघृत गर्म करके उसमें अगर डालते हैं तो उसका अर्क घी में उतर जाता है और वो जो पतला घी रहेगा, थोड़ा ल्यूक वार्म, वो हमको दोनों नॉस्ट्रिल में 4-4 बूंदे सुबह शाम 2 बार अगर डालते हैं तो वहाँ का वात दोष, पित्त दोष पैसिफाई हो जाते हैं, शमन हो जाते हैं और इससे दर्द में अच्छा आपको राहत मिलने को देखने को मिलती है। और सबसे आखिरी जो उपाय है वो है योग। योग ये हमारा आयुर्वेद को एक कॉम्प्लीमेंट्री ही चिकित्सा मार्ग है। तो ये अनुलोम विलोम है, ये भ्रामरी जो बोलते हैं, ये सब उपाय जो है, मेडिटेशन, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और संगीत उपचार वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। इसके साथ शिरोधारा या शिरोबस्ती, ये भी मैं आपको यहाँ नज़दीक जो फ़ोटो आप देख रहे हैं उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि शिरोबस्ती ट्रीटमेंट, शिरोधारा ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि शिरोधारा से जो निगेटिव हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सब निगेटिव हार्मोन कैटेकोलामाने है वो कम हो जाते हैं और जो पॉजिटिव हार्मोन है वो पैदा हो जाते हैं, जैसे एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ये अच्छे हार्मोन पैदा हो जाते हैं। तो हमको क्या है, दीज आर नेचुरल पेन रिलीवर्स, कि बाहर से आपको कोई पेन रिलीव करने वाली दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में ही अगर इन उपायों से नेचुरल एंडोर्फिन पेन किलर तैयार होते हैं तो अपने आप आपको दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। तो इस हिसाब से जब हम होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं तो चाहे कितने भी साल की पुरानी सर दर्द की शिकायत हो, ये हमारे अनुभव से हम बताते हैं ज़रूर कि ये पूरी की पूरी ठीक हो सकती है, मगर उसमें सूक्ष्म विचार हम ज़रूर करना चाहिए। पेशेंट
पेशेंट तो इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सालों वाली बीमारी हफ्ते में ही उनको 80-90% रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, अगर उसका परफेक्ट डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट ने ठीक तरह से सब परहेज वगैरह किया तो इतना फास्ट रिलीफ आयुर्वेद आपको ज़रूर दे सकता है। तो इस हिसाब से ये शिरशूल विषय यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ज़रूर ये विषय आपको पसंद आया होगा। और एक आखिरी ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताता हूँ कि बस्ती करके जो हमने ट्रीटमेंट बोली, ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है मगर बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये कैथेटर और ये बस्ती का पॉट होता है, यह हम डिकॉक्शन बनाते हैं और पर एनल रूट से हम अंदर छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महास्रोतस यानी ये जो बड़ी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत सारे डिसीज़ का रूट है, तो यहाँ हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने आप पूरे शरीर में उसका असर दिखता है। इसलिए आयुर्वेद को आधी चिकित्सा, ऐसा सम्मान बस्ती चिकित्सा को आयुर्वेद में दिया है। हर बीमारी में ये कारगर आपको सिद्ध होती है। तो इस हिसाब से ये शिरशूल के बारे में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर वहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो भी नीडी लोग हैं उनको आप ये क्लिप ज़रूर शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।